सामने वाले को भी पहुंच सकती है, उसको हरासमेंट किया जा सकता है, सामने वाली अगर औरत है तो हो सकता है उसका मोलेस्टेशन हो जाए। जबकि आप ईद मुबारक को देखें, ईद मुबारक इज अ प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग एंड ट्रैंक्विलिटी, वन मेक्स फॉर द अदर। कि ईद मुबारक एक दुआ है, जो और दुआ है रहमत, कि खुदा की रहमत बरकत आपके ऊपर नाजिल हो, जो एक आदमी दूसरे के लिए करता है। इट इंडिकेट्स नो हार्म और हरासमेंट, इसके अंदर ना कोई हार्म का कहीं दूर दूर शुबा है और ना ही कोई हरासमेंट का। ये दो अलग अलग स्लोगन है। तो एक ने लिखा कि जी अरे वो इसका जो है होली से कंपैरिजन जो है वो ईद का नहीं होना चाहिए, ईद उल अजहा का होना चाहिए। यानी उसने अपने आप को मान लिया कि होली में गड़बड़ है, तो ईद उल फितर से ना करो कंपेयर, ईद उल अजहा से करो। तो ये जो कंपैरिजन किया वो इसलिए किया कि चूंकि दोनों एक फर्क रह जाता है ना, खता कलामी की माजरत, उसमें एक फर्क रह जाता है कि अगर हम अज़राए तफन्नुन भी अगर ये बात करें ना कि बुरा ना मानो ये ईद है, तो हम बकरे से कहेंगे या बैल से कहेंगे, किसी इंसान से तो नहीं कहेंगे ना उसमें भी। सही बात है, बिल्कुल यही बात है। चलें जी, मेरे ख्याल से हजरत आपको ना ट्वीट लिखने से पहले हेडलाइन लगा देनी चाहिए थी, बुरा ना मानो ट्वीट है। जी हाँ, बहुत से लोग बेचारे बुरा मान जाते हैं। चलें जी, आगे बढ़ें। मोहम्मद जुबैर साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? ठीक है सर, बहुत खुशी हुई आपको देख के। 3-4 महीने से मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रीम में आना चाह रहा था। बहुत आप सब लोग अपनी अपनी जगह एक अनमोल मोती हैं। बहुत खुशी होती है आपको देख के, बहुत रिस्पेक्ट आती है, बहुत सुकून मिलता है आप सबको सुन के। तो हजरत अर्ज ये है कि बहुत से लोग बात करना चाहते हैं, तो मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं। तो अगर सवाल आपको अपने से कंसर्न लगे कि स्ट्रीम में उसका कुछ फायदा हो सकता है तो आप उसका रिप्लाई कर दें, लेकिन मुझे सवाल पूरे करने दें 2-3। As long as फिरका वारियत से रिलेटेड जी मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैं से रिलेटेड ना हो, आप सवाल कर लीजिए जी। बिल्कुल समझता हूँ। एक तो सर सबसे पहले बात यह है कि गजा का देखें जो इशू है, उस पे तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिल छलनी है, बहुत हेल्पलेसनेस नज़र आती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये आप बताएं कि ये इश्काल पैदा होता है कि सूरह तौबा में है कि जी जब अपने से कुफार 2 गुना हो तब आप के लिए जो है वो जहाद करना वो फ़र्ज़ है। और मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने वो जो 1:2 रेशो की तफसीर की है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि 1:2 रेशो जब आपके रिसोर्सेज भी इक्वल हो, ये ना हो कि वे सामने वाला पूरी तरह इक्विप्ड है वेपन से और आप बिल्कुल खाली हैं, लेकिन रेशो 1:2 है तो आप जहाद करने लग जाएं। तो आया मुझे ये बताएं कि ये जो हमास ने इनके साथ इसराइल पे जो स्टार्ट किया है, जो अटैक किया था 7 अक्टूबर पे, वो जिसकी वजह से ये इतने लोगों परेशानी में आ गए हैं और इतनी जो है वो वहाँ पे डेस्परेशन क्रिएट हो गई है, तो आया ये अटैक बनता भी था करना उन पे या नहीं, जब आपको पता कि भाई मेरा मुखालिफ बहुत स्ट्रांग है, मुझे रगड़ के रख देगा? तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? भाई आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? ये सवाल पहले भी आया था जी। अच्छा जी, मैं जो बातें इन्होंने कही हैं मुफ्ती तारिक साहब के हवाले से, बाकी वो तो मैंने सुनी नहीं है, उन पे तो मैं तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन स्ट्रेट टू द पॉइंट कि क्या हमास को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। देखिए, दुनिया भर के कवानीन दुनिया के निज़ाम को कैसे चलाना है उसकी वजाहत करते हैं। तो जो ऑक्युपाइड ओप्रेस्ड लोग हैं उनके लिए यूनाइटेड नेशंस में 2 रेज़ोल्यूशंस मौजूद हैं कि क्या उनके पास आर्म्ड रेजिस्टेंस का हक है या नहीं है। एक वो है जिसमें फ़लस्तीन के लोगों का ज़िक्र नहीं है और दूसरी में स्पेसिफिकली फ़लस्तीन के लोगों का ज़िक्र है, और दोनों ही जो करारदादें हैं वो पास हुई हैं यूनाइटेड नेशंस में कि इनके पास आर्म्ड रेजिस्टेंस का हक मौजूद है। यही वजह है कि जो एंटोनियो गुतेरेस जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने भी ये बात कही कि ये अटैक जो हैं ये वैक्यूम में नहीं हुए, बल्कि देयर इज़ अ बैकड्रॉप टू इट। 70 साल की इसके पीछे एक कहानी है जिसकी वजह से ये हुआ, और 70 साल भी हम नहीं मानते हो तो उन्होंने कहा, हम तो ये कहते हैं कि बात 1920 से स्टार्ट हुई है, 1948 से नहीं हुई। बहरहाल एक जनरली एक्सेप्टेड चीज़ है कि उनके पास ये हक है। अब 7 अक्टूबर की अगर आप बात करें कि स्पेसिफिकली उन्होंने इसमें क्यों किया, तो जो एनालिस्ट्स हैं जो चीज़ हमें समझाते हैं, और वेस्ट के भी हैं उसमें, मुस्लिम दुनिया के भी हैं, उनके नज़दीक उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। इसलिए कि इससे पहले ये हो रहा था कि कुछ इस्लामी पावरफुल ममालिक, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके ज़रिए ये मामला जो है ये सेटल किया जा रहा था। बेसिकली वो कहा जा रहा था कि पाथ टू द पीस इज़ अराउंड रामल्ला। ये इसराइल से एक नैरेटिव था कि रामल्ला के अराउंड जो है वो अब पाथ है जो पीस का। इसका मतलब ये है कि जितना भी हमने इस्लामी दुनिया से, अरब दुनिया से ताल्लुकात बनाने हैं, उसमें फ़लस्तीन का ज़िक्र नहीं होगा।
लेकिन इस हमले के बाद जो पाथ टू द पीस है वो थ्रू रमला हो गया है, अराउंड रमला नहीं रहा। नंबर 1 ये। नंबर 2, अगर आप अल-क़साम की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने ये क्यों किया, अगर आप वो सुने तो उसके अंदर आपको कई चीज़ें मिलेंगी। मिसाल के तौर पे एक तो ये कि जो हमारी ज़मीनें हैं उन पे कब्जा हो रहा है, जो हमारा 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसका अगरचे हमास पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन वो उसको 1967 के बॉर्डर्स को स्टार्टिंग पोजीशन के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं कि चले वहाँ तक तो चले, फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। लेकिन जितने भी अकॉर्ड्स हुए वो सारे के सारे वो तोड़े इसराइल ने। ज़मीनों पे कब्जा आज भी जारी है। एज वी स्पीक लाइव में बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान में रात के 12:07 में है। जो ताज़ा तरीन खबरें हैं अब से कुछ लम्हे पहले की, वो भी ये है कि बड़े पैमाने पे गांव के गांव जलाए जा रहे हैं वेस्ट बैंक में, जहाँ पे जो सेटलर्स हैं वो जाके वो कब्जा कर रहे हैं। तो वो तो अपनी जगह पे एक मसला है, लेकिन उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में साथ में मस्जिद अक्सा का भी जिक्र है कि ये जो रेड हाइफर्स का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो आ गए हैं। अब वो किस हद तक उसमें वो कामयाब होंगे नहीं होंगे वो एक और बात है, लेकिन जो उनकी अपनी एस्कटोलॉजी है ज़ायनिस्ट की, उसके मुताबिक तो मस्जिद अक्सा को उन्होंने गिराने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप बहशत मुसलमान अकेले भी अगर हैं और पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और कोई हरम काबा को गिराने आता है, मस्जिद नबी को गिराने आता है, मस्जिद अक्सा को गिराने आता है, मैंने 3 नाम इसलिए लिए हैं कि ये रिकॉग्नाइज्ड ऐसी जगह है कि जहाँ के लिए सफ़र करने का इजाज़त है, इसके अलावा कहीं इजाज़त नहीं है। यानी कि इस्लाम में इन 3 मकामात की कोई आम हैसियत नहीं है, बड़ी ख़ास हैसियत है। तो आप अकेले भी हों और आपके टैंक के गोले से ये आपको हो कि आपको उड़ा दिया जाएगा, तो बहशत मुसलमान आप फिर भी खड़े होंगे कि नहीं भाई मेरे जीते जी नहीं, मैं मर गया तो एक और चीज़ है। तो इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो अचानक उनको ख्याल आया कि एकदम से हम अटैक अच्छा, कर दें। बिल्कुल सही, जबरदस्त। 2 बातें मैं यहाँ कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम लिया है, उन्होंने जिसको दुनिया अटैक कह रही है वो उसको रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब है दिफा। ये जो उसूल आपने बयान किया ना मुफ्ती तारिक मसूद वगैरह के हवाले से, ये इकदाम का उसूल है, दिफा का कोई उसूल नहीं है। आदमी अगर सामने 1 लाख बंदा हो और आप अकेले हों और आपकी जान और इज्जत पर बात आ रही है ना, तो आप अकेले ही दिफा करेंगे, उसका कोई उसूल नहीं है। बहुत अहम बात है, बहुत अहम। ठीक है, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या उम्मत मुस्लिमा पूरी, जितने मुस्लिम ममालिक हैं जो सराउंडिंग में है, उनकी तादाद, उनकी आर्मी और उनके रिसोर्सेस, क्या वो इजराइल की आर्मी और रिसोर्सेस के मुकाबले में कहीं हैं या नहीं है? जुबैर साहब जी, मैं इस पे डिबेट नहीं करना चाह रहा था। मैं आपका बस पॉइंट लेना चाह रहा था कि कुरान हमें यूएन के चार्टर से लेना देना ऐसा नहीं, मैं आपने एक सवाल की, मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बात क्लैरिटी होनी चाहिए। वो तो है, वो तो जाहिर बात है, रिसोर्सेज तो बहुत है अरब वर्ल्ड में। अब इतने सारे रिसोर्सेज हैं नहीं, उनसे बढ़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब होता क्या है कि रिसोर्सेज बढ़े हुए हैं, तादाद बढ़ी हुई है, ताकत बढ़ी हुई है, हर चीज में बढ़े हैं, हर चीज में आगे हैं, जियोपॉलिटिकली बहुत ही मजबूत पोजीशन में और जियोग्राफिकली बहुत मजबूत पोजीशन में, सारी चीजें होने के बावजूद अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन दिफाई पोजीशन में आकर मान लीजिए कि कोई काम करती है तो सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये चीज और फिर कहते हैं कि नहीं कुरान का ये स्टैंडर्ड है, वो ये तो गलत है। अच्छा, लेकिन हमास को बैक ऑफ द माइंड ये तो पता ही था ना कि हमारी हेल्प को कोई भी नहीं आया। आई डोंट नो जाहिर सी बात है कि हम कोई स्ट्रेटजी बनाने वाले नहीं है कि उन्होंने उनके जहन में क्या था। जो इस वक्त मीडिया में रिपोर्ट आपके सामने आ रही है ना, वही मेरे सामने भी है। हम सिर्फ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या हक़ दिफा कर रही का यानी कि उसमें कर रही है अपने सारे काम, या इकदामी काम, यानी उसको आप इकदामी ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे या दिफाई कहेंगे। अगर तो आप उसको दिफाई कहते हैं कि हाँ भाई उनकी जमीन के ऊपर कब्जा हुआ तो वो दिफा कर रहे हैं, तो दिफा का कोई रूल नहीं है। मैं जुबैर भाई को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बस देना चाह रहा था कि देखें, आप आई थिंक बड़े सगीर से हैं तो यू नो के 1757 से 1947 तक हमारा जो कॉलोनियल यानी रूल के खिलाफ जो एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसको हम कैसे देखते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जो कॉलोनियल हिस्ट्री को आप देखेंगे और उसके रेजिस्टेंस पे अगर यही सवाल उठाएंगे तो आज भी पूरी दुनिया कॉलोनी बनी हुई होती, कोई मुल्क आज़ादी नहीं होता। और इजराइल जो है वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली कॉलोनियल लेगेसी का जो है वो एक एक्सटेंशन है। तो
आप इजराइल को उस वक्त ही अच्छे से समझ सकते हैं जब आप कॉलोनियलिज्म को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इजराइल कॉलोनियलिज्म से बाहर कुछ नहीं है, बल्कि उसका बहुत आला पैमाने पे जो है उसका मैनिफेस्टेशन है कॉलोनियलिज्म का। कि कॉलोनियलिज्म तो कुछ ऐसा होता था जैसे हमारे बर्रे सगीर में था कि कुछ लोगों ने आके कब्जा किया। वहां तो भाई पूरी की पूरी सरजमीन पे जो है वो न सिर्फ रिसोर्सेज पे बल्कि जो लैंड है, जो आबादी है, उस पर भी कब्जा जमा दिया गया ना। तो वो तो बहुत आले पैमाने का कॉलोनियलिज्म है वो। तो उसको अगर आप यानी कि जैसे कि हो क्या गया है कि मेन स्ट्रीम में उसको हम एक टू स्टेट की तरह देखते हैं। इजराइल को हम जब टू स्टेट के तौर पे देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे इजराइल एंड पैलेस्टाइन को। हमें उसको एज अ कॉलोनियलिज्म देखना है, एज अ कॉलोनी देखना है, तो फिर आपको क्लियरिटी आएगी कि फिलिस्तीन का मसला क्या है। टू स्टेट में तो फिर आई थिंक ये सारी की सारी जो हमारा मौक़िफ़ है, मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है, वो उलझ के रह जाता है, वो कहीं पीछे चला जाता है। चलें जी, तो ठीक है, इस मौजू पर मैं समझता हूँ कि काफी बात हो चुकी है। सर ये अब फाइनली मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था, जो मैं समझा हूँ। नहीं, एक ही बात फाइनली आपकी बात को मैं कह रहा हूँ, जो मैं समझा हूँ कि इन डिफेंस जो है वो चाहे सामने जितना मर्जी बड़ा दुश्मन हो, आप रिट्रीट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू कुरान। नहीं, आपको हक है कि आप दिफा करें, ठीक है, आपको हक है कि आप दिफा करें। मसलन हदीस में है कि मन कुतिला दून मालिही व इर्दिही फहुवा शहीदुन। एक आदमी को अपनी इज्जत और अपनी जान बचाते हुए अपनी जान गंवानी पड़ गई, ठीक है, वो दिफा कर रहा था, तो वो शहीद है। हो सकता है कि वो ये चूज करता कि नहीं मैं दिफा नहीं करता, उसको हक है, गुलाम बन जाओ। लेकिन अगर वो गुलामी न चूज करके वो दिफा कर रहा है और उसमें मर जाता है तो वो शहीद है। ठीक है, अच्छा सर, अब क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास टाइम हो और लंबी बात होगी क्योंकि हमारे पास और भी कॉलर्स हैं, अगली मर्तबा इंशाल्लाह। बस सर थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट 1 मिनट। नहीं, बस मजीद बात नहीं हो पाएगी, एक बात हो चुकी है। एक क्वेश्चन में लूंगा मुसलमान। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया, तो आप कभी पाकिस्तान भी आए तो इंशाल्लाह फिर जज़ाकुमुल्लाह खैर। टेक्नोलॉजी इस्लाम, आप कुछ कह रहे थे इस मौजू के ऊपर, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी सर, मैं बस ये क्लैरिफाई करने के लिए कह रहा था कि लोगों को लग रहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़ुल्लाह ने इस मौके 7 अक्टूबर के रिलेटेड कोई बात की है, वो नहीं, वो जंग बदर के बारे में बात कर रहे थे। तो वहां वो पूरा चलें, अच्छा हुआ ये क्लैरिफाई हो गया, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अगले कॉलर हैं अबू हुरैरा। ठीक है आसिफ भाई, हम भी इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, 10-12 मिनट और हैं, उसके बाद अपनी स्ट्रीम खत्म करेंगे। जी भैया अबू हुरैरा साहब। भाई हुजूर, मैं बांग्लादेश से हूँ। ओके, तो मुझे हिंदी में बात करना थोड़ी सी दिक्कत आता है, तो माफ करना अगर कोई गलती हो जाए। नहीं, आप शानदार बात कर रहे हैं माशाल्लाह जी। तो बात यह है कि मैंने बहुत दिन से ख्याल कर चुका हूँ कि बांग्लादेश से हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति एथियस्ट बन रहा है। मेरे साथ बात भी हुई है, और जो एथियस्ट है वो बांग्लादेश में बढ़ रहा है। आपने मुझे ईमेल किया था कई मर्तबा, ठीक है। हाँ सही है। तो आपको ये कंसर्न है कभी बांग्लादेश में लोग एथियस्ट बनने हैं। वो दुनिया में हर जगह बेवकूफों की कमी तो है नहीं, तो लोग बन जाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। असल बात ये है कि आपके उस चूंकि लैंग्वेज का फर्क है ना, हम बंगाली नहीं जानते, जो एथियस्ट बनने हैं वो इतनी उर्दू नहीं जानते होंगे या इंग्लिश नहीं जानते होंगे, जो भी है। और बंगला लिटरेचर वैसे भी जो आप जिस लिटरेचर को पढ़ते हैं उसके अंदर जो है खूब खुराफात मौजूद है। तो ये काम आप मुझे बताएं कि अपने लोकल उलमा से आपने बात की? हाँ, बात की है। क्या कहा उन्होंने? तो एथियस्ट को जो आर्गुमेंट है वो एक वेबसाइट में है। तो नहीं, होल्ड ऑन, बात आर्गुमेंट की नहीं हो रही है। आपने अपने उलमा से बात की कि एथिज्म के ताल्लुक से आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि एथियम्स के खिलाफ बात करना फर्ज नहीं है, तो हम लोगों को दीन का ताल्लुक रखना है, तो वो करना कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यही कहा है। अगर किसी ने कहा ना तो शेम ऑन हिम। वो ये कह रहा है कि एथिज्म के ताल्लुक से यानी दीन का दिफा करना जरूरी नहीं है, दीन से ताल्लुक रखना फर्ज है। भैया जब दीन का दिफा नहीं करोगे तो ताल्लुक कहां से रहेगा? अगर आप कह रहे हैं वो बात सही है, तो जिसने भी कहा बेवकूफ आदमी है वो। ऐसा आदमी आलिम कहलाने के लायक नहीं है। मैं कहता हूँ आप जो समझ रहा है बांग्लादेश में वो नहीं है। एक भी आदमी नहीं है बांग्लादेश पर जो आप लोगों को तरह स्ट्रीम करता है। एक सिंगल लोग आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं।
है दावाबाइज हैं, बंगला में करते हैं, बांग्ला में करते हैं, इंग्लैंड में है, बांग्लादेश में नहीं है। एक मिनट, उसी तरीके से एक और ये है ना ब्रदर राहुल है, और एक और थे ना अभी हमारे पास आते हैं ना, अभी थे भी कमेंट्स में भाई ब्रदर राहुल हमारे इलाका में रहते हैं और हमारे यहाँ पर महफिल करते हैं, उनसे मैं कई बार मिला हूँ। तो बात ये है, मैं अपना भी आपको तजुर्बा बता दूं, मैं 2019 में बांग्लादेश गया था और उस वक्त मैंने वहां पर मुख्तलिफ मदरसों में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के पास में मेरे प्रोग्राम्स हुए और मैंने वहां जाकर इस मौजू पर गुफ्तगू की कि भाई अपने आप को तैयार करो। लेकिन वहां के लोग थोड़ा स्लो हैं, ठीक है, उनको 30-40 साल के बाद ख्याल आता है कि यार ये भी कोई चीज है। तो अभी 30-40, अभी तो 5 साल हुए हैं, 35 साल और रुके, इंशाल्लाह बेदारी आएगी। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि मेरी बहुत दोस्त है, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मेरे साथ दोस्त को वो लोग मुझे कहते हैं कि हमारे पास एथिस्ट है बांग्लादेश पर, वो हर दिन लाइव करते हैं, आप अभी भी लाइव पर है, मैं जो जानता हूँ, लेकिन वो कहते हैं तुम लोग उस एथिस्ट को आर्ग्यूमेंट को डिबंक कर दो, मैं मुस्लिम बन जाऊंगा। लेकिन वो लोगों का जो आर्गुमेंट है, माने फिक्स्ड आर्गुमेंट, उस टॉपिक पर एग्जैक्टली वही टॉपिक पर कोई नहीं बात कर रहा है। और उन लोगों को जो आर्गुमेंट है वो सब मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। अगर आप लोग चले उनका जो सबसे ज्यादा अहम आर्गुमेंट है ना, एक बता दीजिए और आप फिर हम बताएंगे कि हमने उसको डिबंक किया कि नहीं। जी, उन लोगों को एक आर्गुमेंट है, ये है कि जब भी मुसलमान लोग उन लोगों को, जब मुसलमान उन लोगों को लाइव स्ट्रीम पर जाता है तो उन लोगों का सबसे बड़ा काउंटर अटैक ये होते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चलो उन लोगों को मैं समझ चुका हूँ, उन लोगों को टेक्निक ये है कि इस्लाम को डिबंक करने के लिए वो जो टेक्निक आजमाता है, वो भाई टेक्निक एक बात है सुनिए, कि उनकी सारी टेक्निक जो है ना वो हमें पता है, हमने गुल्लक में बंद की हुई है, ठीक है, हमें पता है। आप ये बताओ कि आपको क्या लग रहा है, जिस आपने कहा ना कि अगर उनके सवाल का जवाब दे दिया और उनके उस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा, वो सवाल बताओ कौन सा है? वो सवाल ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कैरेक्टर पर बहुत सवाल है उन लोगों का। अब इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपके एतबार से है, यानी हमारी स्ट्रीम जो है ना, हमारे चैनलों के ऊपर वीडियोस भरी पड़ी हैं, चाहे वो हजरत ज़ैनब से शादी हो, ताअद्दुद अज़वाज, पॉलीगमी हो, मैं बताता हूं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र हो, बनु कुरैज़ा का वाक़या हो, ठीक है, सारी चीजें जितनी भी हर एक के ऊपर डिटेल से वीडियोस बना चुके हैं। अब आप एक काम करें, आप एक तो ये कि दो काम करें। पहली बात, ईमेल्स भेजना बंद करें और स्ट्रीम्स पर आकर रोना बंद करें कि जी हमारे यहाँ एथिज्म फैल रहा है, ठीक है, फैल रहा है तो उसका इलाज ये है कि आप जाइए अपने उलमा के पास और उनसे कहिए कि कुछ गैरत तुम्हारे अंदर अगर है तो अपने मदरसों के अंदर और अपने इदारों के अंदर इन मौजूआत को पढ़ाओ और नई नस्ल को तैयार करो। अगर बेगैरत नहीं हो जाकर कहिए। मैं एक आर्गुमेंट देता हूं, अगर आप एथिस्ट हैं तो आप आर्ग्यूमेंट दें और अगर आप मुसलमान हैं तो फिर एथिस्ट को लेकर आइए और उससे निकलवाइए आर्ग्यूमेंट। उसको नहीं भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं तो मुसलमान है ना, तो अब आप उस एथिस्ट को लेकर आइए जिसका आप आर्ग्यूमेंट जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन वो तो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। उसको पता है कि उसका इलाज क्या है, उसका किस तरीके से इलाज होगा उसको पता है ना। हमारे पास आएगा तो दावा वाइस के पास जाएगा। अब उन लोगों का एक आर्गुमेंट देता हूं मैं। लिसन टू मी, आप मेरी स्ट्रीम्स पर आकर या मुझे ईमेल करके हरगिज ये ना कहें कि यार ये उनका आर्गुमेंट ये है। मैं कहता हूं कि उनके आर्गुमेंट से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप एथिस्ट हो गए? नहीं हुए ना, आप मुसलमान हैं। होल्ड ऑन, आप मुसलमान हैं, आप अपने ईमान की फिक्र करें। आपको अगर एथिस्टों के कुफर की और ईमान की फिक्र हो रही है तो ये आपकी जॉब नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जाकर अपने मौलवियों से कहिए कि तुम्हारी जबान है बंगला, तो तुम इसके अंदर काम क्यों नहीं शुरू करते, और अगर तुम्हें नहीं आता तो सीखते क्यों नहीं? हाँ, मैं बहुत आलिम के पास जा चुका हूं आप उन्हीं के पास जाएं, आपके इस कंसर्न का इलाज उन्हीं के पास है। और अगर आपके इस कंसर्न का हल नहीं निकल रहा है ना, तो खामोश बैठिए और उनकी स्ट्रीमों पर जाना बंद कीजिए। क्योंकि आपका मसला क्या है, आप उनकी स्ट्रीमों पर घूम कर आते हैं और हम हमारे पास आते हैं कि वो ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। वो जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनको भेजो हमारे पास, आप आकर हमसे ना कहें। उनका एक ऑब्जेक्शन सुनकर मेरे मन में भाई सुन लो, मैं हजरत ने बात कर दी है। ओ भाई सुन लो, भाई सुन लो। हाँ,
हजरत ने बात कर दी है। मैं यहाँ, कोई अगर बांग्लादेशी सुन रहा है ना, या जिसको बांग्ला भाषा आती है, यार आप लोग दो काम कर सकते हो, ठीक है। एक तो हजरत ने कह दिया है, उसका तो मैं रिपीट नहीं कर रहा, कि उलमा को एक्टिव किया जाए, जो वहां के लोग हैं उनको गैरत दिलाई जाए, वो हजरत ने कह दिया, इनका पैगाम पहुंचना चाहिए आगे। दो काम जो हैं वो हमारी ऑडियंस में अगर कोई बांग्लादेशी लोग सुन रहे हैं जिनको हिंदी उर्दू आती है, वो दो काम कर सकते हैं। नंबर 1, लाइव स्ट्रीम्स तो सुन रहे हैं आप लोग, शामिल हो रहे हैं, पीछे जाकर जो मुफ्ती साहब की, कैसर भाई की, या दो दीगर लोग जो इस्लामोफोब्स के रिफ्यूटेशन में काम कर रहे हैं, उनकी जाके पुरानी वीडियोस देखें, उन वीडियोस को देखें। लाइव स्ट्रीम के अंदर तो हम बहुत आगे जा चुके हुए हैं, एक लंबा सिलसिला है। पीछे स्ट्रीम्स के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन में सारी चीजें डील की हैं। तो एक काम ये करें, पीछे जाकर उनको देखें। और अब आपके सामने दो रास्ते होंगे। नंबर 1, आप डबिंग कर सकते हैं, सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं, तो उन वीडियोस के सबटाइटल डबिंग करके, अगर आपको लगता है कि आप इस्तेफादा कर सकते हैं, उलमा बात नहीं सुन रहे, आपके वहां के लोग नहीं तवज्जो दे रहे, ये काम करें। नंबर 2, डबिंग नहीं करनी, अपने अंदाज में समझाना है, आपके पास स्किल है कि आप बोल सकते हैं, उस कंटेंट को लिख लें, उन रेफरेंसेस को नोट कर लें, और फिर उनके ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दें। आज अगर कोई बांग्लादेशी नहीं देखेगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर देंगे, आने वाले लोगों के लिए वो फायदा हो जाएगा। भाई ये काम हो सकता है मेरा भाई। तो बाकी अब आपका काम शुरू हो गया, इससे आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। चले बैक स्टेज खाली कर दिया अबू हुरैरा, बात हो गई है। और आइंदा अगर आए तो कोई सवाल आपका अपना हो तो लेकर आइए, किसी और का नकल करके मत लेकर आइएगा। और जिसका फिर सवाल है तो उसको लेकर आना फिर। लगता है इसने काफी हजरत को तंग कर दिया बंदे ने। आमिर भाई लोग अरे भाई रोजाना मुझको इतने ईमेल भेजे हैं इस आदमी ने, रोजाना ईमेल। हजरत इसका मलबा भी आमिर भाई पे डाला जा रहा है। कोई जॉर्जिया है। हाँ भाई जॉर्जिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुसलमान है? जी सर, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। अच्छा, पहले मुसलमान थे? जी, पहले जो तुर्क औरंगजेब आईडी थी वो उसी से मैं आ रहा था। वो उसमें मेरे सफारी ब्राउजर में परमिशन नहीं थी। अच्छा, और लेकिन आप तो हम पे इल्जाम लगा रहे थे कि हम डर गए, और डर गया आपका सफारी ब्राउजर। नहीं सर, वो बात नहीं है। मुझे लग रहा था कि आपने पता नहीं म्यूट किया हुआ है। नहीं, 2 मरतबा आपको स्टेज पर लेकर आपकी आवाज नहीं निकल रही है और डरने का इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। सर आवाज निकलने के बाद जेंडर चेंज कर लिया है उन्होंने। लेकिन क्या कह रहे हैं? नहीं थी, मैंने आप देखा तो वो परमिशन स्टेज पर जब हमने ले लिया तो अब वो तो आपका मसला हुआ ना। जी सर, वो मुझे पता नहीं था ना, वो भी मुझे इस नहीं पता तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं है। इस लाइल्मी और जहालत की वजह से तो आपने दीन छोड़ा। अगर आपको इतनी छोटी सी बात ना पता होती तो यहाँ आकर आप इस तरह के स्टेटमेंट ना देते। लेकिन चले अब आगे की बात करें। जी सर, मैं जिस तरह से तबलीग करते हैं मुस्लिम, उसी तरह से मैंने कल इस्लाम छोड़ा था इसके समीर के चैनल पर। तो आप हिंदू थे इसका मतलब? पहले तो सर इसका मतलब आप पहले हिंदू थे? नहीं, हिंदू नहीं था। अच्छा, आप मुसलमान थे। कितने साल आपने इस्लाम प्रैक्टिस किया? नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं करता था सर। मैं प्रैक्टिस नहीं करते मुस्लिम नहीं था। अच्छा, प्रैक्टिस से मुस्लिम नहीं थे। चले ठीक है। तो कितना पता है इस्लाम के बारे में आपको? सर पता कुछ नहीं। तो ऐसी है कि पता तो सर किसी को भी कुछ नहीं होता। अगर आप मस्जिद में जाएंगे और देखेंगे कि आपकी किसने की नमाज में क्या क्या पढ़ा, वो बता नहीं पाएगा 80% लोग। मैं नमाज में क्या क्या पढ़ा ये बता नहीं पाएगा, लेकिन नमाज में क्या पढ़ा जाता है ये तो बता देंगे ना। तो बस मुझे बताइए कि तीसरी रकअत में क्या पढ़ा जाता है? सर मैं बाय आइडेंटिटी बाय बोर्न मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं भैया आपने छोड़ा क्या है? बाई बोर्न बाई आइडेंटिटी कोई चीज नहीं होती। मुसलमान वो होता है जो इस्लाम को मानता है, जानता है। ये जो है ना, मैं बस पैदा हो गया। जी तो क्या कह रहे हैं भाई? मैंने कहा हमें भी इसी चीज का शक है जो कह रहे हैं ना, मैं सिर्फ बस बाय आइडेंटिटी जी बस पैदा हो गया। ये बताइए कि तीसरी रकअत में क्या पढ़ा जाता है? अरे सर सुनिए तो मेरी बात, मैं सुन रहा हूँ। तीसरी रकअत में क्या पढ़ा जाता है? जी सर वो मैं जवाब आपको दूंगा, लेकिन सर मैं मस्जिद नहीं, पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे करेंगे बात। तीसरी रकअत में क्या पढ़ा जाता है? सर ये मुझे नहीं पता। आप एक बार कभी ट्राई करने कीजिए सर, मस्जिद में जाकर कि रैंडम बंदे को उठाएं और उससे पूछें कि भाई आप तीसरी रकात में क्या पढ़ाया जाता है और क्या पढ़ रहे हो, और सजदा करते वक्त रुकू में क्या पढ़ रहे हो। रैंडम बंदे की तारीफ, रैंडम बंदे की डेफिनेशन। रैंडम बंदे की कोई भी अनजान, जो किसको हमने उठा लिया हो, जिसको हम ना जानते हो। आप बसालत भाई को नहीं जानते? चलो भाई बसालत भाई आप बताओ तीसरी रकात में क्या पढ़ा जाता है?
तीसरी रकअत नहीं में नहीं अगर सर, फर्ज मैं नमाज सर मैं किसी मस्जिद में जाइए आप, किसी अपने मोहल्ले की, और वहां जाकर जो मस्जिद में है ना उसको तो ज्यादा पता होगा। बसारत भाई घर में बैठे हैं, अब जब इनको पता नहीं है पता होगा, कि मस्जिद अरे नहीं नहीं पता पता है ना, होगा, नहीं बसारत भाई बताओ नहीं यार। पता होगा सर, घर की अरे सर नहीं खवातीन पता जो होगा, मस्जिद नहीं यकीन जाती, घर मानिए के नहीं पता बच्चे जो होगा, मस्जिद नहीं जाते, उन तक को पता होता है तीसरी रकअत में क्या नहीं पढ़ा पता जाए। होगा सर, कैसी बात कर रहे हैं सर। एक बार देखो भाई अच्छा ये तो आपको पता होगा ना कि तीसरी रकअत में करते क्या थे, पढ़ने का चले ना पता होगा। नहीं, मैंने कभी नमाज पढ़ी ही नहीं है सर। नमाज पढ़ी ही नहीं है। मुसलमान कहाँ हो आप यार, फिर आप एक मुस्लिम नहीं हो। अच्छा अगर 1 मिनट के लिए आपकी सहूलत के लिए, अगर अभी आपको बसालत भाई बता दें कि फजर की तीसरी रकत में क्या पढ़ा जाता है, तो आपको कुछ ना कुछ याद तो आएगा ना कि हाँ ये मैंने देखा है उनको करते हुए। मैं तो देखिए सर, मैं तो सिर्फ अपने पापा के साथ चला दिया जाता आपने था मुझे। बस, नहीं सर मैं सिर्फ नहीं, अपने लेकिन पापा के साथ मैं चला जाता था, वो भी देखिए सिर्फ ऐसी फजर प्रैक्टिस करने फजर के की जो लिए, बाकी फजर की मैंने कभी पढ़ा तीसरी ही नहीं। रकत तो अल्टीमेट फजर की तीसरी रकत तो अल्टीमेट टेस्ट हो गया ना भाईजान का। अगर इन्होंने खुद नहीं पढ़ी नमाज, इनको पता नहीं, मैं देखा तो होगा ना किसी को कुछ करते हुए। कैसर भाई मैं अगर ये और आसान इतना कर देता बता हूँ, दें मैं और आसान कर देता हूँ। फजर की तीसरी रकत पहली और दूसरी रकत से छोटी होती है कि लंबी होती है? जी आई डोंट इतना नो तो सर, पता नहीं। लेकिन सर आप एक चीज तो नहीं सुनिए, पता, नहीं देखिए सर ये मेरी सुन बात लिया हमने, सर, इनको नहीं सर पता सुनिए कि तो, तीसरी रकत फजर की वो लंबी होती है पहली के मुकाबले में छोटी होती है, नहीं पता इनको। नहीं पता सर मुझे। हाँ बिल्कुल नहीं पता सर मेरी हमें भी बात नहीं तो पता। सुन लीजिए अब। अरे सर हमें मेरी भी बात नहीं तो पता। कंप्लीट, मुझे बात कंप्लीट करने दे ईशा रहे हैं आप। ईशा की 5वीं रकत के बारे में पूछ लें। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आप बात ही नहीं सुन रहे मेरी। सुन ली पूरी, हमें तो जी सर, हमने तो पूरा डेटा निकाल लिया भैया, स्कैन कर लिया इन एंड आउट। वो बात ठीक है सर, वो बात ठीक है आपकी। अभी मैं एक बात बता रहा हूँ सर, जब मैंने उसको क्या कहते हैं, मैं मान अच्छा लीजिए एक बात बताओ, आपने उस मुर्तद के चैनल पर क्या छोड़ा? क्योंकि पकड़ा तो कुछ था नहीं कभी, सर छोड़ा क्या? वो कुछ सर मेरी बात सुनिए, देखिए जी। अपने लोगों के लिए भले ही मैं रिलीजियस वाला इंसान ना हूँ, लेकिन अपने लोगों के लिए एक दिल में जगह थी भाई, लेकिन अब मुसलमानों नहीं के है, अब नहीं मेरी है। बात सुनिए, सुन तो लीजिए मेरी बात सर। मैं हाँ। जैसे तबलीग मुसलमान करते हैं, इसी तरह से मैं कल से मस्जिद जाने लगा, वो इसलिए ताकि मैं समीर की और साहिल की वीडियो दिखा करके अपना जैसे लोगों को बना सकूं, ताकि फिर एक फजर की मुस्लिम की तीसरी तरफ से मैं रकात दावत पढ़ी दे मस्जिद सकूं। में? तो सर अरे सर वही अल-तकैया के बारे में बोला ना उसने कि अल-तकैया करते रहो, ऐसे रैंडम बिल्कुल मत छोड़ना, नहीं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात है। तो अब ये जो आपने कही ना बात, इससे साबित हुआ कि आप बॉर्न मुस्लिम नहीं है, बॉर्न हिंदू हैं। ठीक है सर जी, बिल्कुल बॉर्न हिंदू। अगर आपको फजर, देखो हर मुसलमान को फजर की तीसरी रकत के बारे में पता है, हर मुसलमान को पता है फजर की तीसरी रकत के बारे में। अच्छा सर ठीक है सर, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। अच्छा, मैं मस्जिद के आगे खड़ा होकर, मैं मस्जिद के आगे खड़ा होऊंगा। मैं बजरंगियों को अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देता। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज और बताओ, एक चीज सुनो, सर अभी आप सुनी नहीं रहे मेरी बात। मैं किसी रैंडम बात कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ कि जिस चीज को तुमने कभी पकड़ा नहीं था उसको छोड़ा कैसे? ठीक है मैं हिंदू हूँ, चलिए एथिस्ट हूँ मैं, लेकिन आप ये बात करें कि आपको एथिस्ट नहीं, ओ हिंदू हूँ, चलो हिंदू हूं मैं, ठीक है ओके, चलो जी मान लिया। लेकिन तो सर अब मैं ये ये जो बात आपने आकर एक्स मुस्लिम का ड्रामा रचा और कहा कि मैं समीर के चैनल पर गया था और मैंने इस्लाम छोड़ दिया, इसी एक ही 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये तस्लीम कर लिया कि मैं हिंदू, मैं कभी मुसलमान था ही नहीं। तो भैया ऐसे झूठे से क्या बात करें हम? ये एक मिनट ये कुरान शरीफ रखा है, इसको मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए कुरान शरीफ तो पता नहीं कितने लोगों के पास रखा होता है, इसमें क्या बात है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, मैं बाइबल दिखाऊं आपको? हाँ सही बात नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना। चलिए मैं अपने घर देखो मेरे पास मनुस्मृति भी रखी हुई है, मेरे पास मनुस्मृति भी रखी हुई, गीता भी रखी हुई है। फजर की तीसरी रकात बताओ। अब ये सुने ना कि जो शख्स आ रहा है कह रहा है कि मैंने अल तकिया के बारे में लाम अल शमसी और लाम अल कमरिया की ऐसी की तैसी कर दी। भाई ये जो लफ्ज है ना, ये निकालता ही हिंदू है, क्योंकि करता ही वो है। ये तो सर मुझे उसने समीर ने बताया था ना कल। तो समीर हिंदू है ना, तो इसीलिए तो बताया था उसने, मुसलमान को ही बताता है ये काम। नहीं तो मैंने उससे पूछा कि भैया हमें भाई ने एक लफ्ज बताया हुआ है, वो किसी ने लिखा भी है, ये देखो सामने ये देखो क्या है, ये आ गया अल तकिया इन सनातनिया। ठीक है, तो वो आप वही कर रहे हैं, आप वही आप कर रहे हैं आप। ठीक है, तो चले आज के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप आखिर में आए तो बहुत अच्छा लगा। एंटरटेनमेंट आपने अच्छा नहीं सर मेरी बात तो सुनिए सर, उसने बोला कि ऐसे डायरेक्ट नहीं। अरे जॉर्जिया साहब एक सेकंड इंतजार कीजिएगा, मैं थोड़ा सा कैच अप कर लूँ ना, स्पीड अप जिसे कहते हैं, ब्रिंगिंग माई सेल्फ अप टू स्पीड। कि मैं मुफ्ती साहब मेरे सिग्नल ड्रॉप हो गए थे, ये क्या साहब एंड में इन्होंने माना है ये मुस्लिम नहीं थे क्या? वो जी इन्होंने मान लिया कि हिंदू हैं। नहीं मैं हिंदू भी नहीं हूँ, मैं हिंदू भी नहीं हूँ सर, आप कैसे कह? अरे अभी तो कहा कि मैं हिंदू हूँ।
सर वो अभी तो माना तुमने, बार बार बोलने पर बोल दिया मैंने, वो तो आपके तो क्या हो? बोलने पर अच्छा बताओ क्या हो? सर मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, मैं नहीं पैदा हुए, नहीं पैदा हुए, आप एक हिंदू घर में पैदा हुए हैं और हिंदू हो, नहीं बाय आप प्रैक्टिस हिंदू। कैसे साबित कीजिए? तीसरी रकअत, फजर की तीसरी रकअत, स्टैंडर्ड फजर की तीसरी रकअत। मेरे पापा के साथ, मेरे पापा कहते